नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कौन करेगा, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद सीबीआई को सुशांत केस ट्रांसफर किए जाने पर सुप्रीम मुहर लगेगी या नहीं, ये तय हो जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार के बीच इस बात को लेकर खींचतान है कि इस केस को सीबीआई से जांच कराई जाए या नहीं। बिहार सरकार जहां इस केस की सीबीआई जांच की मांग कर रही है और सिफारिश भी की है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार लगातार सीबीआई जांच से भाग रही है और मुंबई पुलिस की जांच को सही बता रही है। इधर इस मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती लगातार सीबीआई जांच का विरोध कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती ने कल ही सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दायर किया है और केस को लेकर कई सवाल उठाए। ऐसे में आज सुशांत सिंह राजपूत मामले में होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई काफी अहम है, क्योंकि इस मामले में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट रिया चक्रवर्ती ही पहुंची थी। उन्होंने पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी। बाद में बिहार सरकार की सिफारिश पर पटना में दर्ज एफआईआर को सीबीआई को सौंप दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने अपने हलफनामे में सीबीआई को इस तरह से जांच सौंपे जाने को गलत बताया है। मांग की है कि सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर को मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस से मामले में अब तक की गई जांच की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का और हमारे संवाददाता सुशील पांडे सीधे हमारे साथ इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज का दिन बेहद अहम है और आज सुप्रीम सुनवाई के बाद तय हो जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले की जांच करेगा कौन, मुंबई पुलिस करेगी या फिर सीबीआई करेगी। आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंच रही है, बताइए। जी देखिए, साफ तौर से आज की जो होने वाली सुनवाई है वो बेहद अहम है। इस पूरी सुनवाई में साफ तौर से आज ये तय होना है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत, जिसके फिलहाल केस को सीबीआई को दे दिया गया है बिहार सरकार की सिफारिश के बाद, उस केस पर आखिरी जो मुहर लगाएगी वो सुप्रीम कोर्ट लगाएगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि इस पूरे मामले में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाए आगे या फिर नहीं। रिया चक्रवर्ती की तरफ से कल जो हलफनामा दाखिल किया गया वो हलफनामा बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने शर्तों के साथ हलफनामा दाखिल किया। उन्होंने दो बातें अहम कही। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगा कि इस मामले में सीबीआई जांच करे तो वो इस जांच में सहयोग करेंगी, लेकिन जो सीबीआई का जुरिडिक्शन होगा वो मुंबई की कोर्ट में ही होगा, वो पटना ना हो। तो ये फिलहाल रिया चक्रवर्ती ने शर्त रखी। रिया चक्रवर्ती ने मीडिया ट्रायल पर भी सवाल खड़ा किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह मीडिया दिखाया जा रहा है उनको दोषी के तौर पर, ऐसा बिल्कुल ना हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार इस मामले में आमने सामने है, जैसा आप पहले बता भी रही थी कि जुरिडिक्शन के मामले में लड़ाई लड़ रही है महाराष्ट्र सरकार और बिहार। महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि इस मामले में बिहार पुलिस का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि जो क्राइम ऑफेंस हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है, लिहाजा इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार बिहार को नहीं है। बिहार सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल करके ये बताया गया है कि 0 एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है, जिसमें कई ऐसे केस के उदाहरण दिए गए हलफनामे में, जिसमें आसाराम केस का उदाहरण दिया गया। आपको याद होगा सुकन्या की मामला आसाराम में जब दर्ज किया गया था तो जो पीड़िता है वो दिल्ली आकर एफआईआर दर्ज की थी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आसाराम को अरेस्ट किया गया था। तो ऐसे कई उदाहरण बिहार सरकार ने दिए हैं। लेकिन साफ तौर से रिया चक्रवर्ती की तरफ से अब कई बातें सामने भी रख रही हैं, लेकिन जिस तरह रिया चक्रवर्ती बार बार अपना स्टैंड बदल रही हैं, ऐसे में ये साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से, सीबीआई और ईडी की इन्वेस्टिगेशन से वो हड़बड़ा गई हैं, वो डरी हुई हैं। इसीलिए उन्होंने सुनवाई के चंद घंटे पहले एक नया हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। उन्होंने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि ईडी और सीबीआई कई ऐसे मामले की जांच करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैसला होता है वो उसके उलट निकलता है। यानी कि उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि दिन के उजाले में सीबीआई और ईडी कुछ भी खोजे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन साफ तौर से उन्होंने सीबीआई और ईडी की जांच पर भी एक बड़े सवाल खड़े किए। ये वही रिया चक्रवर्ती हैं, जब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला सामने आया तो उन्होंने कहा था कि वो सीबीआई जांच का सहयोग करेंगी, लेकिन अब वो ये कह रही हैं कि जब इस मामले में सीबीआई जांच करने के लिए आगे आ गई तो ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे। फिलहाल हमें भी देखना होगा, लगभग 12:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। देखना यह भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज आदेश जारी करके सीबीआई को आगे की जांच जारी करने के लिए कहता है या नहीं। लेकिन जिस तरह इस केस के
नए नए पहलू सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। और रिया चक्रवर्ती की तरफ से भी बार बार सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपनी स्थिति को स्पष्ट किया जा रहा है। कभी डायरी का पन्ना दिखाया जा रहा है, कभी वो बोतल दिखाया जा रहा है, लेकिन रिया चक्रवर्ती सीधे तौर पर सामने नहीं आ रही हैं। कभी वो मीडिया पर आरोप लगा रही हैं, कभी वो जांच एजेंसी पर आरोप लगा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से है। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन में नजर बना के रखिए, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है और उस सुप्रीम सुनवाई से क्या कुछ निकल कर आता है सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताएंगे। इसके अलावा बताएं कि सोमवार को रिया चक्रवर्ती ने ईडी और सीबीआई जांच की प्रक्रिया का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने के साथ जांच में सियासी दखल रोकने की मांग की गई है। आखिर रिया क्यों घबरा गई हैं और क्यों सुप्रीम हलफनामे पर संग्राम मचा हुआ है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। सुशांत सिंह मौत मामले की जांच में आई तेजी से लगता है रिया चक्रवर्ती घबरा गई है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को उनकी तरफ से एक अर्जी डाली गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण की गुहार लगाई गई है। सीबीआई और आईडी की जांच का विरोध किया गया है। सियासी दबाव में पटना में केस दर्ज करने तक का आरोप लगाया गया है और मीडिया पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का भी आरोप लगाया गया है। रिया ने यह भी कहा है कि यदि अदालत इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश देती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस जांच का क्षेत्राधिकार मुंबई होना चाहिए, पटना नहीं। अब जब मामला एफआईआर दर्ज हो गया है और सीबीआई को दे दी गई है बिहार सरकार द्वारा, अब सीबीआई को अपोज कर रही है, कह रही है कि सीबीआई के पास नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए एक तरह से अपने आप को पूरा ही दिखावा उनका क्लियर हो गया है कि ये बिल्कुल उनका एक सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए उनका एक स्टेटमेंट था। वो कभी भी उनकी मंशा नहीं थी कि मामला सीबीआई जाए। रिया के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दायर करने से सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह का कहना है कि ऐसी हरकतों से रिया चक्रवर्ती खुद एक्सपोज हो रही है। वहीं रिया चक्रवर्ती के हलफनामे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू का कहना है कि सच से पर्दा उठ जाने के डर से रिया और शिवसेना के लोग घबराए हुए हैं, जबकि आरजेडी ने इस संवेदनशील मुद्दे पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी है। दल शिवसेना के द्वारा भी खड़े किए गए हैं। शिवसेना और रिया चक्रवर्ती अगर एक जैसी जुबान बोल रहे हैं तो निसंदेह ये एक गहरे साजिश की ओर भी ये इसका इशारा है कि कहीं ना कहीं उनके गुनाहों पर पर्दा डालने का काम प्रभावशाली लोग एक राजनीतिक दल के साथ जो जुड़े हैं वो कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। ये पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। इस पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। सुशांत सिंह के मौत पर जिस तरह से बिहार सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो सियासत कर रही है, ये उचित नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इंसाफ मिले, उनके साथ न्याय हो, यही देश चाहता है। अब बात चाहे जो हो, बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र की सीबीआई जांच को मंजूरी और केस की तहकीकात में आई रफ्तार से रिया चक्रवर्ती लगता है वाकई घबरा गई है। तभी तो देश की सर्वोच्च अदालत में हलफनामा देकर जांच की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुशांत सिंह मौत मामले में सोमवार को ईडी ने रिया चक्रवर्ती से दोबारा मैराथन पूछताछ की, लेकिन इस बार रिया चक्रवर्ती ने इमोशनल एक्टिंग की और ज्यादातर सवालों के जवाब में परेशान ही दिखी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संभावना जताई जा रही है कि ईडी की टीम रिया एंड कंपनी से फिर पूछताछ कर सकती है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत मामले में दूसरे दिन सोमवार को पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती कई बार रोने की और बेहद भावुक होकर जवाब देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुंबई के ईडी दफ्तर में अधिकारी रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ वाले अफसर और बेहद प्रोफेशनल तरीके से पूछताछ करते रहे। 10 घंटे से ज्यादा ईडी की टीम ने रिया एंड फैमिली से पूछताछ की। शनिवार को भी मैराथन पूछताछ में रिया ने ईडी को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया था, सो दोबारा ईडी की टीम ने सोमवार को रिया से लंबी पूछताछ की। रिया एंड कंपनी पर शिकंजा कसा गया। इनमें रिया के अलावा रिया का भाई शोविक चक्रवर्ती,
रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया की मैनेजर श्रुति मोदी और सुशांत के करीबी सिद्धार्थ पिठानी का नाम शामिल है। सूत्रों की माने तो दूसरे दिन की पूछताछ में भी ज्यादातर मामलों में रिया परेशान ही दिखी। न्यूज़ 18 को मिली सूत्रों से जानकारी के मुताबिक ईडी के कुछ अहम सवाल इस प्रकार थे। आपके और सुशांत के बीच कंपनी बनाने से जुड़ा करारनामा कहाँ है? आपके पैसे, प्रॉपर्टी और कंपनी की जानकारी परिवार के सदस्यों को थी। ऐसी क्या वजह थी कि आप सुशांत को छोड़कर 8 जून को चली गईं? सुशांत की मौत से पहले या बाद में क्या आप मुंबई पुलिस के संपर्क में थी? सिद्धार्थ पिठानी के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? आपको लगता है कि सुशांत ने आत्महत्या की? यदि हां तो वजह क्या है? क्या आपका या आपके परिवार के सदस्य का विदेश में बैंक अकाउंट या संपत्ति है? क्या आप और आपका परिवार सुशांत की मर्जी से उसके साथ रहते थे? ईडी सूत्रों की माने तो अभी भी रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, लिहाजा जल्द ही इन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुशांत केस से जुड़ी एक और अहम जानकारी हम आपसे साझा करना चाहते हैं। बता दें कि सुशांत के पिता का संदेश वायरल हो रहा है। सुशांत केस में परिवार के एक और मैसेज का खुलासा हुआ है। सुशांत के पिता ने 29 नवंबर 2019 को ये संदेश भेजा था। व्हाट्सएप के जरिए सुशांत के करीबी श्रुति मोदी को ये मैसेज भेजा गया था। सुशांत की कुशलता को लेकर के सिंह चिंतित नजर आ रहे थे इस मैसेज में और मुंबई जाने के लिए टिकट भेजने की बात लिखी थी। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। चलिए अब बात करते हैं कोरोना की। आपदा की इस घड़ी में यदि किसी तरह का नुकसान होता है तो सरकार की तरफ से अनुग्रह राशि दी जाती है। कोरोना काल में भी सरकार ने कुछ ऐसी ही घोषणा की थी, लेकिन जानकारी के अभाव में अनुग्रह राशि ज्यादातर पीड़ित लोगों को मिली नहीं। इस पर सरकार की ओर से अब दलील दी जा रही है और विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। कोरोना संक्रमण से हुई मौत के लिए बिहार सरकार की ओर से परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। मुंगेर के मोहम्मद कैफ की कोरोना से हुई प्रदेश में पहली मौत के बाद परिजनों को इससे जुड़ी सरकारी राशि तो मिली, लेकिन उसके बाद के ज्यादातर मामलों में सरकारी मदद नहीं के बराबर ही मिली। ये हाल तब है जब कोरोना संक्रमण से बिहार में मरने वालों की संख्या 450 के करीब पहुंच चुकी है। आर्थिक संरक्षण विभिन्न मानकों के आधार पर दिया तो 8,538 करोड़ की राशि अब तक के खर्च की जा चुकी है और ये स्वाभाविक रूप से चूंकि संक्रमण की चुनौती है, ऐसी स्थिति में आपदा प्रबंधन के द्वारा जो तयशुदा मानक हैं उसके अनुसार लोग विभिन्न जगहों पर अपना अप्लाई कर रहे हैं, जो जिला प्रशासन के यहाँ आवेदन दाखिल करना है और इस संबंध में जो भी अद्यतन प्रगति होती है जिला प्रशासन त्वरित कार्रवाई करता है। तो बिहार सरकार के मंत्री भी मानते हैं कि मुआवजे को लेकर लोगों की दिलचस्पी कम है, लेकिन आपदा और संक्रमण के वक्त विपक्ष वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। सरकार ने बजाते आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और ये सरकार खुद ही भूल गई। तो सरकार को जो घोषणा सरकार करती है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा होता है, उस पर तो कम से कम अमल होना चाहिए जो जनता को लाभ मिल सके। अब तक कोरोना के इलाज को लेकर बिहार में सियासत तेज थी। अब कोरोना के संक्रमण के शिकार लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के नाम पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। ऐसे में सरकार के सामने समस्या ये है कि पहले कोरोना का इलाज करें या फिर लोगों के बीच मुआवजा बांटें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज़ 18 अपडेट के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।